बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप सो कि आप सब ठीक होंगे। आज हम 9th क्लास फिज़िक्स 2025 की जो न्यू बुक आई है, आज हमने चैप्टर नंबर 3 की कंप्लीट एग्जांपल्स, जो आपके चैप्टर्स के अंदर जो एग्जांपल्स गिवन है ना, आज हम उन एग्जांपल्स को इंशाल्लाह कंप्लीट सॉल्व करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट ओवर लेक्चर। एग्जांपल नंबर 3.1 में हमें कहा गया है, आ किलोग्राम ब्लॉक moves on a frictionless horizontal surface with an acceleration of 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हमें कहा गया हमारे पास 10 किलोग्राम ब्लॉक है एक, ठीक है, 10 किलोग्राम मैस का एक ब्लॉक है और वो एक हॉरिजॉन्टल सरफेस पे पड़ा हुआ है। तो जो हॉरिजॉन्टल सरफेस पे पड़ा हुआ है ना, तो जी वो मूव कर रहा है ना, हॉरिजॉन्टल सरफेस पे वो मूव कर रहा है, और जिस एक्सलेरेशन से वो मूव कर रहा है ना, हमें वो एक्सलेरेशन गिवन है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। व्हाट इज़ द फोर्स एक्टिंग ऑन द ब्लॉक, तो हमने फोर्स जो है वो फाइंड करनी है उस ब्लॉक पे जो लग रही है। लेट्स सपोज अगर मैं आपको यहाँ भी डायग्राम से बताऊँ, तो ये हमारे पास एक हॉरिजॉन्टल सरफेस है, ठीक है। इस हॉरिजॉन्टल सरफेस पे आपने एक ब्लॉक को रखा हुआ है। इस ब्लॉक का जो मास है वो है 10 किलोग्राम और ये एक्सलरेट कर रहा है, ठीक है, ये मूव कर रहा है इस पे ऐसे, यानी कि ऐसे से मूव कर रहा है। अब ये जब मूव कर रहा है, लेट्स सपोज ये मूव करता करता यहाँ पे आ गया है, तो जो उसने एक्सलरेशन जो उसने कवर किया है ना, वो एक्सलरेशन हमें गिवन है 2 मीटर पर सेकंड से डिनोट करती हैं 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो हमने बताना है कि इस ब्लॉक पे जो फोर्स लग रही है ना, हमने वो फोर्स फाइंड करनी है, ठीक है। तो गिवन डाटा की बात करते हैं, सोल्यूशन करते हैं। तो सोल्यूशन करने के लिए आप गिवन डाटा में सबसे पहले अपना गिवन डाटा लिखोगे। आपको मास ऑफ द ब्लॉक गिवन है, जिसको आपने एम से डिनोट कर देना है, वो आपके पास है 10 किलोग्राम। और एक्सेलरेशन जो है वो, उसको हम ए से डिनोट करते हैं, वो हमारे पास है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो आपने फोर्स फाइंड करनी है ना, तो फोर्स को हम एफ से डिनोट करते हैं। तो आप यहाँ पे जो है वो न्यूटन साइकिल ऑफ मोशन जो है वो पुट करोगे। फार्मूला एफ इज इक्वल एम ए, बहुत आसान सा न्यूमेरिकल है, जस्ट आपने फार्मूला लिखना और वैल्यूज पुट कर देने से आपके पास आंसर आ जाएगा। फोर्स एफ इज इक्वल है एम ए, ये हम आपने पढ़ा, ये न्यूटन साइकिल ऑफ मोशन है। तो यहाँ पे आपने एम की वैल्यू पुट कर दी 10 और आपने एक्सलेरेशन की वैल्यू पुट कर दी 2। तो आप 2 को 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो 20 आ जाएगा। तो 20 किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर, किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर जो होता है ना, वो आपके पास न्यूटन के बराबर होता है। आपने 1 न्यूटन की डेफिनेशन याद कर ली होगी। तो ये आपके पास आंसर आ गया, जो फोर्स है वो हमारे पास आ गई है 20 न्यूटन इज योर रिक्वायर्ड आंसर। अब हम बात करते हैं अपने एग्जांपल नंबर 3.3.2 में हमें कहा गया है, अ फोर्स ऑफ 7500 न्यूटन इज अप्लाइड टू मूव अ ट्रक ऑफ मास 3000 किलोग्राम। कह रहा है एक ट्रक है, वो ट्रक का मास है 3000 किलोग्राम, और उस ट्रक को मूव करने के लिए ना फोर्स जो है वो 7500 न्यूटन फोर्स जो है वो अप्लाई करनी पड़ रही है। कह रहा है फाइंड द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस इन अ ट्रक। तो आपने वो एक्सेलरेशन फाइंड करना है, जो जब आप पीछे से फोर्स लगाओगे ना, तो उसमें कितना एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा, वो एक्सेलरेशन आपने फाइंड करना है। कह रहा है हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू एक्सेलरेट द ट्रक फ्रॉम 36 किलोमीटर पर आवर टू 72 किलोमीटर पर आवर स्पीड। कह रहा है अगर ट्रक जो है, पहले उसकी स्पीड थी 36 किलोमीटर और फिर उसकी स्पीड बढ़ी, तो बढ़ के उसकी स्पीड हो गई है 72 किलोमीटर पर आवर, उसकी स्पीड हो गई है। तो आपने बताना है कि उसको 32 किलोमीटर पर आवर से उसकी स्पीड जो 72 किलोमीटर पर आवर हुई है, तो ये स्पीड होने के दौरान उसको कितना टाइम लगा है, आपने वो टाइम भी बताना है, ठीक है। यानी कि 36 किलोमीटर पर आवर से स्पीड 72 किलोमीटर पर आवर पे गई है। पहले अगर ट्रक की स्पीड जो है वो है 36 किलोमीटर पर आवर, तो आपने बताना है कि यहाँ से स्पीड जाते जाते उसकी स्पीड हो गई है 72 किलोमीटर पर आवर। तो उसको ये वाली स्पीड तक पहुँचते हुए कितना टाइम लगेगा, वो आपने टाइम बताना है, टाइम फाइंड करना है, ठीक है। तो गिवन डाटा की बात करते हैं, सोल्यूशन करते हैं। सोल्यूशन में सबसे पहले आपने गिवन डाटा लिखना होता है। गिवन डाटा में आपको मास ऑफ द ट्रक गिवन है, जिसको आपने एम से डिनोट किया, वो आपके पास है 3000 किलोग्राम। फोर्स अप्लाइड, जिसको आपने एफ से डिनोट किया, वो आपके पास है 7500 न्यूटन। एक्सेलरेशन आपने फाइंड करना है और आपने टाइम फाइंड करना है। दो चीज़ें आपने फाइंड करनी है, कि एक्सेलरेशन को आप स्मॉल ए से डिनोट करोगे, ठीक है, और आपने टाइम फाइंड करना है, टाइम को आप स्मॉल टी से डिनोट करोगे। तो ये आपने दो चीज़ें फाइंड करनी है। अच्छा, अब आपको दो स्पीड गिवन है ना, तो इसका मतलब है आपको इनिशियल स्पीड, इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी गिवन है। तो आपने इनिशियल स्पीड लिख लिया, इनिशियल वेलोसिटी लिख लिया, दोनों एक ही बात है। तो आप लिखोगे इनिशियल स्पीड, जिसको आपने वी आई से डिनोट किया है, वो आपके पास आ गया 36 किलोमीटर पर आवर। और आपको पता है कि हमारे पास स्पीड का या वेलोसिटी का ऐसे यूनिट होता है, किलो मीटर पर सेकंड होता है ना।
तो आप किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करोगे। ये जो आपके पास यूनिट आए हुए ना ये वाले किलोमीटर पर आवर, इसको आपने कन्वर्ट करना है मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है। तो मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए क्या करोगे, आप किलो की जगह लिखोगे 1000 और पर आवर। एक घंटे में हमारे पास 30, यानी कि एक घंटे में हमारे पास ना, एक घंटे में हमारे पास होते हैं 3600 सेकंड होते हैं। तो 3600 सेकंड कैसे आते हैं, जब आप एक सेकंड को 30 सेकंड को मल्टीप्लाई करती हो 60 मिनट के साथ, ठीक है, मिनट को जब आप सेकंड के साथ मल्टीप्लाई करते हो, एक घंटे में हमारे पास 60 मिनट होते हैं और एक मिनट में हमारे पास 60 सेकंड होते हैं। तो आप 60 को मल्टीप्लाई करोगे 60 के साथ तो 3600 आ जाएगा। तो ये पर ओवर है ना, तो आप बटे के नीचे लिख दोगे आप 60 मल्टीप्लाई 60 लिख दो या डायरेक्ट 3600 लिख दो ना, दोनों में से आप कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है। आपने पर ओवर की जगह लिख दिया 60 मल्टीप्लाई 60 या डायरेक्ट लिख दो 3600, ठीक है, और किलो की जगह लगा दो 1000, तो आपके पास आ जाएगा 10। आप कैलकुलेटर पे कैलकुलेट करोगे ना इन वैल्यूज़ को, जब 36 को मल्टीप्लाई करोगे 1000 के साथ, फिर आप उसको डिवाइड करोगे 60 मल्टीप्लाई 60 के साथ, तो आपके पास 10 मीटर पर सेकंड आ जाएगा वैल्यू कैलकुलेटर के ऊपर। तो आपके पास इनिशियल स्पीड आ गई है VI, ठीक है, इसको आप कह दो, या आपके पास क्या आ गया VI आई है। अब आपने फाइनल स्पीड जो है ना वो बतानी है, तो फाइनल स्पीड आपके पास गिवन है 72 किलोमीटर पर आवर। अब यहाँ पे भी आप उसको किलोमीटर पर आवर को कन्वर्ट करें मीटर पर सेकंड में, क्योंकि हमारे पास स्पीड का ऐसे मीटर पर सेकंड होता है, तो हमने इसको मीटर पर सेकंड में रखना है। तो आप किलो की जगह पुट कर दे 1000 और पर आवर की जगह लगा दे 60 मल्टीप्लाई 60 या डायरेक्ट 3600 लगा दें। जब आप इन सारी वैल्यूज को कैलकुलेटर पे कैलकुलेट करेंगे ना, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 20 मीटर पर सेकंड, ठीक है। अच्छा, अब आप यहाँ पे अगेन यहाँ पे आप न्यूटन सेकंड लॉ जो है वो पुट करेंगे। न्यूटन सेकंड लॉ आपने पढ़ा F इक्वल है ma होता है। तो यहाँ से आपने क्या फाइंड करना है, एक्सलेशन फाइंड करना है। तो एक्सलेशन को अपनी जगह पे रखें, ये जो मैथ है ये यहाँ पे क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, तो आप इक्वल टू साइड पे ले जाओ तो डिवाइड हो जाएगा। तो आपके पास यहाँ से एक्सलेशन का फार्मूला आ गया, एक्सलेशन इक्वल है फोर्स डिवाइडेड बाय मास, ठीक है, फोर्स पर मास इज इक्वल टू एक्सलेशन। ये आपने न्यूटन सेकंड लॉ से लगाया है, निकाला है। अब आप जस्ट वैल्यूज पुट करें, फोर्स आपके पास गिवन थी 7500 न्यूटन, आप इसको यहाँ पुट कर दें, और मैथ्स आपके पास गिवन था 3000 गिवन था, तो आप यहाँ पुट कर दें, तो आपके पास आंसर आ जाएगा। जब कैलकुलेटर पे कैलकुलेट करोगे तो आपके पास आ जाएगा 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, आपके पास एक्सेलरेशन आ गया। अब हमने टाइम फाइंड करना है ना, तो टाइम फाइंड करने के लिए आप अपनी न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को पुट करोगे। आप लिखोगे VF इज इक्वल है VI प्लस AT, ये आपने याद किया हुआ है। तो यहाँ से आप T को सेपरेट कर लो, ठीक है, T को सेपरेट करो। आप टी को अलहदा रखो, अलहदा करने के लिए आप क्या करोगे, VI जो है वो AT के साथ प्लस हो रहा ना, जब इक्वल की साइड पे आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस, यानी कि आपके पास जो इक्वेशन है ना वो है VF इज इक्वल है VI प्लस AT। तो आप जो VI है ना, VI इसको आप इक्वल की साइड पे ले आओ, तो क्या होगा, पहले जमा क्या यहाँ पे आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का हो जाएगा, VF माइनस VI इज इक्वल टू AT हो जाएगा। अब एक्सलेशन जो है वो T के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो आप इसको इक्वल की साइड पे ले आओ, तो क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, आपके पास आ जाएगा VF माइनस VI डिवाइडेड बाई एक्सलेशन A। तो आपके पास ये फार्मूला आ गया टी का फार्मूला आपके पास आ गया है VF माइनस VI डिवाइडेड बाई एक्सलेशन। अब जस्ट वैल्यूज पुट करो, फाइनल वेलोसिटी आपके पास थी 20, आप 20 पुट कर दो। इनिशियल वेलोसिटी आपके पास क्या आई थी, इनिशियल वेलोसिटी आपके पास आई है 10, तो आप इसकी जगह 10 पुट कर दो डिवाइडेड बाई एक्सलेशन आपके पास आया 2.5। अब आपने सारी वैल्यूज को ना कैलकुलेटर पे कैलकुलेट करना है, आपने 20 को माइनस करना है 10 के साथ, आपके पास 10 आ जाएगा। आप अपने 10 को 2.5 के साथ डिवाइड करना है, तो आपके पास 4 सेकंड आंसर आ जाएगा, ठीक है। यानी कि टाइम जो आपके पास आएगा ना 4 सेकंड, यानी कि 4 सेकंड लगेंगे एक ट्रक को 36 किलोमीटर पर आवर से 72 किलोमीटर पर आवर की स्पीड तक जाने के लिए। हमारे पास है मोस्ट इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल नंबर 3.3। 3.3 में हमें कहा गया है अ बुलेट ऑफ मैस 15 ग्राम, एक बुलेट है उसका मैस हमें गिवन है 15 ग्राम, इज फायर बाय द गन, आपने उसको गन से फायर की है 3 ग्राम बुलेट, 15 ग्राम मैस की एक बुलेट को एक गन से फायर किया जाता है, ठीक है, एक गोली को गन से फायर किया जाता है। कहता है द वेलोसिटी ऑफ द बुलेट इज़ 150 मीटर पर सेकंड, अगर उस बुलेट की वेलोसिटी 150 मीटर पर सेकंड हो तो व्हाट इज़ इट्स मोमेंटम, तो उसका मोमेंटम क्या होगा, मतलब आपने मोमेंटम फाइंड करना है। तो स्टूडेंट्स आप सोल्यूशन करोगे, सोल्यूशन करने के आप सबसे पहले अपना गिवन डाटा लिखोगे। गिवन डाटा में आपने मैथ्स ऑफ द बुलेट लिखना है, जिसको आपने M से डिनोट किया, वो आपके पास है 15 ग्राम। आपको पता है हमारे पास मैथ्स का ऐसा यूनिट होता है किलोग्राम, लेकिन ये तो ग्राम में गिवन है, तो ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए आप क्या करोगे, अपनी गिवन वैल्यू को 15 को आप डिवाइड कर दोगे 1000 के साथ, तो ये किलोग्राम में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। आपको डिवाइड करना पड़ेगा 1000 के साथ। ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए आप अपनी गिवन वैल्यू को 1000 के साथ डिवाइड कर दोगे। जब आप 15 को 1000 के साथ डिवाइड करोगे तो आपके पास कैलकुलेटर पे वैल्यू आ जाएगी 0.015 किलोग्राम। मैथ्स आपके पास आ गया
ये 0.015 किलोग्राम। स्टूडेंट्स आपके पास यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ द बुलेट गिवन है जिसको आपने v से डिनोट किया है, वो आपके पास है 150 मीटर पर सेकंड। आपने मोमेंटम फाइंड करना है, तो मोमेंटम को हम p से डिनोट करते हैं ना, तो अब आप मोमेंटम का फार्मूला पुट करें। मोमेंटम हमारे पास आपके पास यहाँ से सोल्यूशन आ जाएगा, यानी कि आपकी यहाँ से कैलकुलेशन स्टार्ट होगी। आपने फार्मूला पुट करना है, p इज इक्वल है mv, यानी कि मोमेंटम इज इक्वल होता है द प्रोडक्ट ऑफ द वेलोसिटी एंड द मास। तो आपने मैथ्स की जगह पुट कर दी वैल्यू जो आपने अभी जो है वो की थी 0.015 किलोग्राम, तो आपने इसको मल्टीप्लाई कर देना है 150 मीटर पर सेकंड के साथ, यानी कि आपने मैस और वेलोसिटी की वैल्यू पुट कर दी, तो आपके पास आंसर आ गया मोमेंटम इज इक्वल है 2.25 किलोग्राम पर मीटर सेकंड। आपके पास मोमेंटम आ गया, दिस इज रिक्वायर्ड आंसर। तो अब हमारे पास है एग्जाम्पल नंबर 3.4। 3.4 का हम स्टेटमेंट पढ़ते हैं, अ क्रिकेट बॉल ऑफ मैस 160 ग्राम इज हिट बाय द बैट। एक हमारे पास बॉल है और उस बॉल का हमें मैस गिवन है 160 ग्राम, तो आप उसको आप बैट के साथ हिट करते हो, ठीक है। कह रहा है द बॉल लीव द बैट विद द वेलोसिटी ऑफ 52 मीटर पर सेकंड। तो कहता है जो जब बॉल बैट को टच करके, यानी कि उसको उसके साथ लग के जब उसको छोड़ती है, यानी कि जो बॉल थी ना उसने टच किया बैट को, टच करने के बाद जब उसने उसको छोड़ा, यानी कि तो लीव किया ना बैट को, तो वो जिस वेलोसिटी से मूव की ना वो हमारे पास गिवन है। यानी कि बॉल जो है बैट को टच करने के बाद जब उसके बाद वेलोसिटी से मूव करती है, वो वेलोसिटी हमें गिवन है 52 मीटर पर सेकंड। ये बाद की वेलोसिटी है, ठीक है। कह रहा है इफ द बॉल स्ट्राइक द बैट विद अ वेलोसिटी ऑफ -28 मीटर पर सेकंड, यानी कि बॉल की वेलोसिटी जब वो बैट को स्ट्राइक करती है, यानी कि ये हमारे पास जो वेलोसिटी गिवन है ना, ये हमारे पास वो वाली वेलोसिटी गिवन है बॉल बैट को टच करने से पहले की वेलोसिटी है ये, ठीक है, स्ट्राइक करने से पहले की वेलोसिटी। यहाँ माइनस का साइन आया क्योंकि जब वो टच कर रही है तो इस डायरेक्शन में आ रही है, ठीक है। अब जब वो उसको टच करने के बाद दोबारा रिवर्स हुई है तो उसकी डायरेक्शन ऑपोजिट हुई है, इसलिए यहाँ माइनस का साइन है, ऑपोजिट डायरेक्शन इस वजह से, ठीक है। ऑपोजिट डायरेक्शन की वजह से माइनस का साइन आया है। बिफोर हिटिंग, हीटिंग से पहले, ये बिफोर हीटिंग का आपने याद, ये बिफोर हीटिंग पे आपने फोकस रखना है। बिफोर हीटिंग का मतलब ये है कि इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास गिवन है। कह रहा है फाइंड द एवरेज फोर्स एक्सर्टेड ऑन द बॉल बाय द बैट। तो आपने जो है वो बॉल पर लगने वाली जो फोर्स है ना, आपने वो फाइंड करनी है। द बॉल रिमेन इन कॉन्टैक्ट विद द बॉल बैट फॉर 4 मल्टीप्लाई टू -3 सेकेंड। और कह रहा है कि जो बॉल है ना वो बैट के साथ कॉन्टैक्ट में रहती है, मतलब उसके साथ जुड़ी रहती है इतने मिली सेकेंड्स के लिए, वो हमारे पास गिवन है 4 मल्टीप्लाई टू -3 सेकेंड्स के लिए। सोल्यूशन करते हैं। सोल्यूशन करने के लिए सबसे पहले अपने गिवन डाटा लिखोगे। गिवन डाटा में आपको मास ऑफ द बॉल गिवन है जिसको आपने एम से डिनोट किया, वो आपके पास है 160 ग्राम। तो आप ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए क्या करोगे, आप अपने गिवन डाटा को गिवन वैल्यूज़ को डिवाइड कर दोगे 1000 के साथ। जब आप 160 को, यानी कि आपने क्या किया 160 को डिवाइड किया है 1000 के साथ, तो आपके पास आंसर आ गया, मैस आ गया 0.16 किलोग्राम। आपके पास इनिशियल वेलोसिटी गिवन है vi। ये आपने कंफ्यूज नहीं होना, स्टेटमेंट को गौर से समझना है। स्टेटमेंट में आपको फाइनल वेलोसिटी पहले दी गई है और इनिशियल वेलोसिटी बाद में दी गई है, ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी आपके पास vi जो है वो गिवन है -28 मीटर पर सेकंड, और फाइनल वेलोसिटी जिसको आपने vf से डिनोट किया वो आपके पास है 52 मीटर पर सेकंड, और टाइम आपको गिवन है 4 मल्टीप्लाई टाइम -3 सेकंड। और आपने एवरेज फोर्स फाइंड करनी है, फोर्स फाइंड करनी है। गिवन डाटा में आपके पास इनिशियल वेलोसिटी भी है, फाइनल वेलोसिटी भी है, मैस भी और टाइम भी है। तो देखिए फोर्स फाइंड करने के लिए अब आप कह सकते हैं यहाँ पे कि फोर्स के लिए तो हम यहाँ पे न्यूटन सेक्युलर मोशन यानी कि जो हमने पढ़ा था एफ इज इक्वल एम ए वाला फार्मूला भी तो लगा सकते हैं, वो वाला नहीं लगा सकते, क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमें कहीं भी एक्सेलरेशन गिवन ही नहीं है। ये वाला फार्मूला आप लगेगा जब एक्सेलरेशन गिवन होगी, तो ठीक है। तो यहाँ पे आप ना एक्सेलरेशन का भी वैल्यूज पुट कर दोगे, मतलब आप यहाँ पे करोगे एफ इज इक्वल है एम वी एफ माइनस वी आई डिवाइडेड बाई टाइम। आप ये वाला फार्मूला पुट करोगे जिसमें इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी और टाइम आ रहा है। तो आपने यहाँ पे फोर्स का फार्मूला लिख दिया, एफ इज इक्वल है एम वी एफ माइनस वी आई डिवाइड बाई टाइम। अब आप यहाँ वैल्यूज पुट कर दो। मैथ आपके पास गिवन है 0.16, आपने मैथ 0.16 पुट कर दिया, ब्रैकेट लगानी है। फाइनल वेलोसिटी वी एफ की वैल्यू आपके पास गिवन है 52, आपने 52 पुट कर दिया, माइनस फार्मूले का माइनस लिखा, और इनिशियल वेलोसिटी के पास गिफ्ट से -28 गिवन है, तो आपने यहाँ -28 पुट कर दिए, डिवाइडेड बाय आपके पास टाइम था 4 मल्टीप्लाई के -3। अब आपने सबसे पहले कैलकुलेटर पे ना 52 को प्लस करना है, माइनस माइनस प्लस होते हैं ना, आपने 52 को प्लस करना है 28 के साथ। जो आंसर आएगा उसको आपने मल्टीप्लाई करना है 0.16 के साथ, और जो आंसर आएगा उसको फिर आपने फिर डिवाइड करना है 4 मल्टीप्लाई के पावर -3 के साथ। तो आपके पास कैलकुलेटर पे आंसर आ जाएगा
फोर्स इक्वल है 3200 न्यूटन, यानी कि उस जो है ना बॉल पे 3200 न्यूटन की फोर्स लगेगी। स्टूडेंट्स आई होप सो कि आपको इस न्यूमेरिकल की समझ आ गई है। आपकी कोई भी यहाँ पे जो है ना ये आपने यहाँ पे अच्छे तरीके से कर लेनी है। थैंक यू सो मच। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स हम 3.5 एग्जाम्पल नंबर जो है वो सॉल्व करते हैं। एग्जाम्पल 3.5 इसके स्टेटमेंट मैं आपके साथ पढ़ती हूँ। हमें कहा गया अ बुलेट ऑफ मैस M1 इज फायर बाय अ गन ऑफ मैस M2। कह रहा है एक बुलेट जिसका मैस M1 है और उस बुलेट को गन से फायर किया है और गन का मैस M2 है। ठीक है, कह रहा है फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द गन इन टर्म ऑफ द वेलोसिटी ऑफ द बुलेट V1। हमने जो है वो बुलेट की वेलोसिटी V1 फाइंड करनी है इन द टर्म ऑफ द वेलोसिटी ऑफ द बुलेट V1, बुलेट की वेलोसिटी V1 की फॉर्म में जस्ट आफ्टर फायरिंग, जैसी फायरिंग होती है फायरिंग होने के बाद। मैं डायग्राम से अगर आपको सिचुएशन समझाऊं तो ये हमारे पास एक गन है। ठीक है, इस गन का मैस जो है ना वो हमें गिवन है, ये है हमारे पास गन, इस गन का मैस हमें गिवन है M2। ठीक है, आपने लिख देना है। और इस बुलेट का मैस हमें गिवन है M1। डायग्राम से आपने डायग्राम में हमें सबसे पहले बुलेट का मैस गिवन है M1। ये हमारे पास बुलेट है, इस बुलेट का मैस है M1 और ये हमारे पास है गन और इस गन का मैस हमें M2 गिवन है। हमने कहना फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द गन, हमने गन की वेलोसिटी फाइंड करनी है। गन की वेलोसिटी यानी कि हमने V2 फाइंड करना है। V2 क्या है? ये V2 इस गन की वेलोसिटी है, ये हमने फाइंड करनी है। और ये जो है ना बुलेट की वेलोसिटी वो है हमारे पास V1। ठीक है, V1 जो है वो हमारे पास है किसकी वेलोसिटी है? बुलेट की वेलोसिटी है। ठीक है, स्टेटमेंट को दोबारा आपके साथ पढ़ती हूँ। कह रहा है आ बुलेट ऑफ मैस M1, यानी कि ये बुलेट है हमारे पास, इस बुलेट का मैस M1 है, इस फायर बाय अ गन, इस बुलेट को गन से फायर किया है ऑफ द मैस M2 और ये गन की वेलोसिटी हमारे पास गिवन, गन का मैस हमारे पास गिवन है M2। कह रहा है फाइंड द वेलोसिटी, आपने वेलोसिटी बतानी है ऑफ द गन, गन की वेलोसिटी फाइंड करनी है, यानी कि V2 फाइंड करना है इन द टर्म ऑफ द वेलोसिटी ऑफ द V1 बुलेट की वेलोसिटी की फॉर्म में जस्ट आफ्टर फायरिंग के बाद। अब इसका सोल्यूशन करते हैं। सोल्यूशन करने के लिए आपने इस लाइंस को बहुत ध्यान से समझना है। हमारे पास ये लाइन में कहा गया है बिफोर फायरिंग, फायरिंग से पहले, फायरिंग होने से पहले, यानी कि आपने अभी गन को फायर नहीं किया, फायर होने से पहले द वेलोसिटी ऑफ द बुलेट, जो हमारे पास बुलेट की वेलोसिटी है एज वेल एज दैट ऑफ द गन वाज ज़ीरो, यानी कि फायर होने से पहले गन की वेलोसिटी और हमारे पास यहाँ पे बुलेट की वेलोसिटी क्या है? वो ज़ीरो, यानी कि बिफोर फायरिंग हमारे पास V1 वेलोसिटी और यानी कि दोनों की वेलोसिटी जो है ना V1 और M1 जो है वो क्या ज़ीरो है, दोनों की वेलोसिटी ज़ीरो है। देयरफॉर टोटल मोमेंटम ऑफ द बुलेट एंड द गन वाज आल्सो ज़ीरो। तो इसका मतलब है कि हमारे पास जो टोटल मोमेंटम होगा ना बुलेट का और गन का वो भी ज़ीरो होगा। क्यों ज़ीरो होगा? क्योंकि वेलोसिटी ज़ीरो हो गई है ना फायरिंग से पहले। आफ्टर फायरिंग, फायरिंग के बाद क्या होगा? द बुलेट मूव फॉरवर्ड, ये जो बुलेट है ना ये आगे की तरफ मूव करेगी। आपको पता है जैसी फायरिंग होती है, फायर होता है तो बुलेट जो होता है वो आगे की तरफ फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करती है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारे पास है फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करती है। कौन? बुलेट। कह रहा वेयर एज द गन मूव विद द वेलोसिटी V2। अब ये जो वेयर एज द गन मूव विद द वेलोसिटी V2, और ये जो गन है ना, गन की वेलोसिटी हमारे पास होती है V2। ठीक है, V2 होती है हमारे पास गन की वेलोसिटी। तो यहाँ से आपने देखना है कि अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, हमें जो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम क्या कहता है कि टोटल मोमेंटम बिफोर फायरिंग इज इक्वल होता है टोटल मोमेंटम आफ्टर फायरिंग। ये आपने पढ़ा था ना, तो हमने पढ़ा देखा कि फायरिंग होने से पहले जो हमारे पास वेलोसिटी ज़ीरो है, अगर वेलोसिटी ज़ीरो है तो टोटल मोमेंटम क्या होगा? ज़ीरो होगा। तो ये तो ज़ीरो आ गया। ठीक है, अब टोटल मोमेंटम आफ्टर फायरिंग क्या होगा? हमारे पास होता है M1 V1 प्लस M2 V2। ये होता है ना M1 V1 प्लस M2 V2। अगर मैं यहाँ से आपको डायग्राम से बताती हूँ बच्चों तो देखिए ज़रा, ये है हमारे पास बिफोर फायरिंग। अगर सिचुएशन को समझा जाए तो हमारे पास ये यहाँ मैं लिखती हूँ, यहाँ पे लिखती हूँ बिफोर फायरिंग हमारे पास जो है V1 भी ज़ीरो है और हमारे पास V2 भी ज़ीरो है। ठीक है, तो क्या होगा? मोमेंटम का आपने पढ़ा, मोमेंटम जो होता है वो हमारे पास होता है M1 V1 प्लस M2 V2। तो M1
v1 की जगह आप 0 पुट कर दोगे और v2 की जगह आप 0 पुट कर दोगे तो 0 हो जाएगा ना। तो बिफोर फायरिंग जो अब आपके पास टोटल मोमेंटम है वो तो 0 आ गया है। अब आफ्टर फायरिंग क्या होगा, आफ्टर फायरिंग होने के बाद टोटल मोमेंटम जो है वो क्या आएगा, टोटल मोमेंटम जो है ना वो हमारे पास इक्वल आ जाएगा m1 v1 प्लस m2 v2। ठीक है, अब इस साइड पे सारा जीरो है, ये मैं तो आपने सिर्फ एक दफ़ा ही लिखना है इसको m1 v ये तो, यानी कि हमारे पास जो इक्वेशन आ गई है ना वो हमारे पास इक्वेशन आई है m1 v1 प्लस m2 v2 इज इक्वल है 0। हमने यहाँ से फाइंड क्या करना है, हमने यहाँ से v2 फाइंड करना है, v2 मतलब गन की वेलोसिटी फाइंड करनी है ना, v2 फाइंड करना है। तो ना ऐसे करें आप, ये जो हमारे पास m2 v2 को अपनी जगह पे रहने दे, ये जो है ना m1 v1, आप इसको उठा के इक्वल कुछ साइड पे ले जाए तो क्या हो जाएगा, जब इक्वल कुछ साइड पे जाएगा तो ये प्लस का ना आ जाएगा, माइनस का हो जाएगा, माइनस m1 v1 हो जाएगा। अब यहाँ से ना v2 को आपने सेपरेट करना है, ठीक है, तो जो m1 है m2 जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल कुछ साइड पे जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो v2 आपके पास इक्वल आ जाएगा माइनस m1 v1 डिवाइडेड बाय m2, ये आपके पास आ गई है v2 की वेलोसिटी। v2 वेलोसिटी इज इक्वल आ गया आपके पास माइनस m1 v1 डिवाइडेड बाय m2। अब आपने बताना कि इक्वेशन हमें क्या बता रही है, इक्वेशन हमें बता रही है, देखिए आपकी बुक पे भी यही जो है वो लिखा हुआ है, v2 इज इक्वल है माइनस m1 v1 डिवाइडेड बाय m2। आपने कहना है द नेगेटिव साइन इन दिस इक्वेशन, आपने देखना है कि इस इक्वेशन में नेगेटिव साइन आ रहा है, तो ये क्या इंडिकेट कर रहा है, क्या जाहिर कर रहा है, इंडिकेट दैट द गन मूव्स बैकवर्ड। आपने जैसे ही गन को फायर किया, गन से जो बुलेट निकलेगी ना, जैसी बुलेट निकलेगी तो ये जो गन है ना ये पीछे की तरफ मूव करेगी, पीछे की तरफ बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगी। फायर होने के बाद गन जो है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में पीछे की तरफ मूव करती है, पीछे को उसको दचका लगता है। ऑपोजिट टू द बुलेट जो है आपको पता है वो आगे की तरफ मूव कर रही है ना, फॉरवर्ड डायरेक्शन है बुलेट की, तो बुलेट की डायरेक्शन है फॉरवर्ड और जो है गन है वो बैकवर्ड जा रही है, तो दोनों की डायरेक्शन क्या होगी, ऑपोजिट डायरेक्शन होने की वजह से हम नेगेटिव साइन आया है। इट इज़ बिकॉज ऑफ द बैकवर्ड डायरेक्शन ऑफ द गन डैट द शूटर गेट अ जर्क ऑन हिज शोल्डर। तो जो होता है ना शूटर, उसने ना उसको गन को ना अपने शोल्डर पे रखा होता है क्योंकि उसको दचका सा लगता है उसको, जिस वजह से वो गन जो है ना पीछे की तरफ जाती है। ठीक है, तो ये आपने v2 जो है ये आपने याद रख लेना, v2 हमारे पास है माइनस m1 v1 डिवाइडेड बाई m2, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, पेपर में आ सकता है। एग्जाम्पल नंबर आगे हम देखते हैं, एग्जाम्पल नंबर 3.6 में कहा गया अ बॉल ऑफ मैस 3 किलोग्राम मूविंग विद द वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकंड। कह रहा है एक बॉल है, डायग्राम से बताती हूँ मैं आपको, साथ साथ ही बताई जाऊँगी ताकि आपको समझने में आसानी हो। कह रहा है ये हमारे पास है एक बॉल, इस बॉल का जो मैस है ना वो है m1, से हम इसको नोट करते हैं, वो हमारे पास है 3 किलोग्राम। वो कह रहा है कि ना ये बॉल जो है ना ये मूव कर रही है विद द वेलोसिटी ऑफ, इसको हम कहते हैं v1, ठीक है, वो 5 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है। ठीक है, मैंने लिख दिया। आगे कह रहा है कोलाइड विद अ स्टेशनरी बॉल ऑफ मैस m2। आपने स्टेशनरी पे नोट करना है, स्टेशनरी पे कह रहा है एक और बॉल है जिसका मैस 2 किलोग्राम है लेकिन वो स्टेशनरी है, रुकी हुई है, रेस्ट पे है। ठीक है, रेस्ट पे है। तो मैं ये वाली बॉल भी आपके सामने ड्रा कर देती हूँ। ये हमारे पास है सेकंड बॉल, इसका मैस हमें m2 गिवन है, वो हमारे पास है 2 किलोग्राम और ये क्या है, रेस्ट पे है। अगर रेस्ट पे है तो उसका मतलब क्या होगा, v2 क्या है, 0 है, ये आपने याद रख लेना है, क्योंकि यहाँ पे वो कह रहा है रेस्ट पे है ना, तो रेस्ट पे स्टेशनरी है, स्टेशनरी का मतलब होता है रुकी हुई है, स्टेशन का मतलब रुकी है, तो उसके मतलब इसका मतलब इसका v2 वेलोसिटी क्या 0 है। ठीक है, आगे कह रहा है एंड देन बोथ ऑफ देम मूव टुगेदर। अब दोनों एक दूसरे से टकराई हैं, ये दोनों बॉल एक दूसरे के साथ क्या हुई हैं, टकराई हैं। ठीक है, ये दोनों बॉल एक दूसरे से टकराई हैं क्योंकि ये मूव कर रही है ना, ये जो मूव करती है ना, ये करते करते इसके पास चली जाती है, फिर दोनों टकराती हैं। टकराने के बाद अब इन ये दोनों एक ही एंड देन बोथ ऑफ देम मूव टुगेदर, और ये ना दोनों मूव एक दूसरे के साथ ना इकट्ठी मूव करने लग जाती हैं। ठीक है, इकट्ठी एक साथ मूव करने लग जाती हैं, एक साथ मूव करने लग जाती हैं। कहता है इफ द फ्रिक्शन इज निग्लिजिबल, अगर फ्रिक्शन जो है वो ना होने के बराबर हो, अगर निगलेक्ट करते हैं हम उसको, फाइंड आउट द वेलोसिटी, तो आपने वेलोसिटी फाइंड करनी है विद विच बोथ बॉल्स विल मूव आफ्टर कोलिजन। तो जिस वेलोसिटी से वो दोनों बॉल्स इकट्ठी मूव करने लग जाएंगी ना, यानी कि ये दोनों बॉल जो है ये इकट्ठी मूव करने लग जाएंगी ना जिस वेलोसिटी के साथ, तो आपने वो इनकी कॉमन वेलोसिटी फाइंड करनी है। ठीक है, तो बहुत आसान न्यूमेरिकल है, सिर्फ सिचुएशन की अगर आपको पूरी इसकी सिचुएशन की, इसकी स्टेटमेंट की अगर आपको समझ आ गई है ना, तो आप बहुत इजीली इसको सोल्व कर सकते हो।
अब गिवन डाटा लिखते हैं, गिवन डाटा में आपके पास मास ऑफ द फर्स्ट बॉल गिवन, इसको हम m1 से डिनोट किया, वो हमारे पास है 3 किलोग्राम। और वेलोसिटी ऑफ द फर्स्ट बॉल बिफोर कोलिजन हमें जो है वो गिवन है v1, जिससे हमने इसको डिनोट किया, वो हमारे पास है 5 मीटर पर सेकंड। और मास ऑफ द सेकंड बॉल जो है उसको हमने m2 से डिनोट किया, वो हमारे पास है 2 किलोग्राम। अब वेलोसिटी ऑफ द सेकंड बॉल बिफोर कोलिजन होने से पहले बॉल m2 की वेलोसिटी हमारे पास क्या है, वो है v2, जिसको हमने जीरो कहा था, देखिए जीरो ही कहा था ना, तो आप ये लिख देना v2 इक्वल जीरो। अब लास्ट ऑफ द बोथ बॉल आफ्टर द कोलिजन वो हमने फाइंड करनी, उसको हमने v से डिनोट कर दिया, ठीक है। अब स्टूडेंट्स आपने देखा कि दोनों बॉल जब कोलिजन हुई है तो एक ही वो ना एक दूसरे के साथ इकट्ठी मूव करने लग जाती है, ठीक है। जब इकट्ठी मूव करने लगी है ना, तो इसका मतलब होगा टोटल मास ऑफ द बॉल्स आफ्टर द कोलिजन क्या हो जाएगा, वो होगा m1 प्लस m2, ठीक है। अब हम यहाँ पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम पुट करते हैं, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम हमें कहता है टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल है टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। तो बिफोर द कोलिजन क्या होगा, आप लिखोगे m1 v1 प्लस m2 v2 इज इक्वल है m1 प्लस m2 इंटू v, क्योंकि दोनों एक ही वेलोसिटी के साथ मूव कर रहे हैं, तो आपने उन वेलोसिटी को कॉमन ले लेना है, ठीक है। आपने जो इक्वेशन पढ़ी थी ना, अगर मैं यहाँ पे आपको अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम दिखाऊं, आपने पढ़ा m1 v1 प्लस m2 v2 इज इक्वल होता है m1 v1 डैश प्लस m2 v2 डैश, ठीक है। अब यहाँ पे ना हमने तो डैश डैश की बात ही नहीं की है, हमने क्या बोला v1 डैश इज इक्वल है v2 डैश, हमने इसको v से केयर कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे आप ना इन दोनों की जगह v भी पुट कर दो, क्या हो जाएगा m1v प्लस m2v, ठीक है। तो इसमें तो कॉमन आ जाएगा ना, अब बस आ जाएगा m1 प्लस m2 इंटू वी कॉमन आ जाएगा, और इस साइड पे यहाँ पे ऐसे रहेगा m1 v1 प्लस m2 v2। अब आपने जस्ट वैल्यूज पुट करनी है अपने इस फॉर्मूला के अंदर। ये समझ आ गई ना आपको, ये वी कैसे आया, ये मैं आपको बता दी है। अब आपने यहाँ पे जो है m1 आपके पास क्या था, 3 था, 3 है तो आपने इसके अंदर 3 पुट कर दिया, ठीक है। और आपके पास यहाँ पे v1 क्या था, 5, आपने 5 पुट कर दिया, प्लस यहाँ पे आपने m2 की वैल्यू पुट करोगे आप 2, तो 2 को जब आप v2 के साथ, v2 क्या है 0 है, तो वो तो 0 हो जाएगा ना। अब आपको यहाँ पुट्टी करके बता देती हूँ। m1 आपके पास है 3, आपने इसके 3 पुट कर दिया, v1 आपके पास क्या है 5 गिवन है 5 पुट कर दिया, प्लस m2 आपके पास है 2, और v2 आपके पास क्या है, v2 आपके पास है 0, तो इसकी जगह 0 पुट कर दिया, इक्वल टू m1 प्लस m2 क्या है 3, आपके पास m1 की वैल्यू है और m2 की वैल्यू 2 है इंटू v, ठीक है। अब 3 5 क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा, प्लस 5 2 0 0, ठीक है। तो ये हो जाएगा 5 इंटू वी। अब ये आ गया 15 इज इक्वल आ गया 5v, तो v क्या फाइंड करनी है ना, v आपने अपनी जगह पे रखेंगे, हो जाएगा 15, ये 5 मल्टीप्लाई हो रहा है क्योंकि साइड पे जगह हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, तो 5 1 5 5 3 15, तो आपके पास जो वेलोसिटी है ना वो आगे जाएगी 3 मीटर पर सेकंड, ये आपके पास रिक्वायर्ड आंसर आ गया, वेलोसिटी आ गया। मतलब ये दोनों बॉल जो इकट्ठी मूव कर रही है ना, ये दोनों बॉल जो हैं ये 3 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी के साथ मूव करने लग जाएगी। थैंक यू सो मच स्टूडेंट, आई होप सो कि आपको सारी एग्जाम्पल्स की समझ आ गई है, दुआ में याद रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।